हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। हम कर रहे हैं अरिहंत बुक का सॉल्यूशन और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम ये सोल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक से। और जैसा कि आपको पता है अरिहंत बुक में दो सेक्शन बनाए हुए हैं, दो पार्ट्स में एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और दोनों ही में केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव में भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पार्ट 1 जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो इसका पार्ट 2 होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 हम सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। कौन सा इनमें से एपी बना रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देख रहा हूं तो -1, फिर दूसरा -1 है, डिफरेंस आया 0 का, फिर -1 है, डिफरेंस आया 0 का, फिर -1 है, डिफरेंस आया, डिफरेंस सेम है, तो एपी बन गया ना यही। तो यही एपी हो जाएगा, यही हो जाएगा एपी। और कोई ऑप्शन हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, ये एपी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस बार पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। कौन सा एपी नहीं है। जब भी हमें ऐसा पता लगाना हो नहीं है तो वही डिफरेंस चेक करना है। खाली डिफरेंस चेक करने का एक तरीका आपको बता देता हूं, कई बार उसमें गलती हो जाती है। सेकंड टर्म पहले लिखें फिर माइनस फिर फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म पहले लिखें फिर माइनस फिर सेकंड टर्म। ये इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। यही कॉमन डिफरेंस होता है। पहले बाद वाली टर्म फिर पहले वाली टर्म फिर डिफरेंस लेना है। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन में मैं अगर देखना चाहूं 0.8 माइनस -1.2, ये मैंने लिखा और मैंने चेक किया कि 0.8 प्लस 1.2 यानी कि डिफरेंस आ गया 2 का। फिर चेक करो 2 ऐड हो रहा है क्या। यस 2 ऐड हो रहा है, तो ये एपी है, ये एपी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 3 प्लस √2 ऐड हुआ, फिर से √2 ऐड हुआ क्योंकि 3 प्लस 2 √2 बन गया, फिर 3 प्लस 2 3 सॉरी 3 √2। तो ये एपी बन रहा है। हर बार √2 ऐड हो रहा है इसमें, आप देखिए 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। हर बार √2 ऐड हो रहा है, तो एपी है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4/3, 7/3, 9/3, 12/3। ये तो 7/3 को पहले लिखेंगे, फिर -4/3 मैंने किया तो 3/3 यानी कि 1 आ गया। अब थर्ड टर्म 9/3 माइनस सेकेंड टर्म 7/3 किया तो 2/3 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, कि यही है जो एपी नहीं बना रहा है, बाकी एपी बना रहे हैं। अब डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है, इफ दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी देन ए की वैल्यू। कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या होता है, डिफरेंस सेम रहता है। एपी की कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, वो इक्वल आना चाहिए थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। देखो ये आपको याद रखना है कि A3 माइनस A2 बराबर होता है A2 माइनस A1। या फिर आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जो बीच वाली टर्म होती है, बीच वाली टर्म वो आजू बाजू वाले टर्म के टर्म्स का एवरेज होती है, यानी कि उनका सम बाय 2 होती है। तो देखो एपी तो है ही, तो या तो ऐसे कर दो, इन दोनों का सम करो बाय 2 कर दो, या फिर ये वाला कंसेप्ट यूज कर लो। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। ये वाला भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, बात एक ही है, एक ही बात है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं ए को इधर ले आया तो ये बन गया 2a, और ये प्लस का 5/7 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस का 5/7 हो जाएगा, जो कि 9/7 बन जाता है। 2 डिवाइड करेंगे तो 9/14, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 9/14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज nth टर्म। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी nth टर्म कुछ दी हुई हो आपको, फॉर एग्जांपल ए एन प्लस बी की फॉर्म में, तो जो भी n का कोफिशिएंट होता है वही d हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। बाकी आप निकालेंगे कैसे थोड़ा बता देता हूं मैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप n का कोफिशिएंट 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। n का कोफिशिएंट -5 होता, कॉमन डिफरेंस -5 हो जाता। तो जैसा भी n का कोफिशिएंट वही कॉमन डिफरेंस। चलो निकालना कैसे, पहले 1 पुट कर लो, ए एन की जगह n की जगह 1 पुट किया तो 3 + 7 a1 10 आ गया, फर्स्ट टर्म 10 आ गई। n की जगह 2 पुट कर लो, सेकंड टर्म आ जाएगी 3 2 जा 6 + 7 13। n की जगह 3 पुट कर लो, थर्ड टर्म आ जाएगी 3 3 जा 9 9 + 7 16। देखो देख रहे हो आप, 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, तो प्लस का 3 ही इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स में मैंने आपको क्या बताया कि बीच वाली टर्म आजू बाजू वाली टर्म के सम का एवरेज, मतलब आजू बाजू वाली टर्म्स का एवरेज होता है। या तो आप डायरेक्ट वही कंसेप्ट यूज कर लें, या फिर आप बेसिक वाला कंसेप्ट ही लगा लें कि भाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इसके। ठीक है, मैं सोल्व करता हूं, इधर तो बना माइनस का x और प्लस का 10, और इधर बना, ये तो बना 2x और ये बना माइनस का 8, माइनस का 8। इस x को इधर लाता हूं तो ये हुआ 3x, और 8 को इधर लेके जाता हूं तो ये हुआ 18, x की वैल्यू 6 आ गई। तो द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए p। फिर से कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्वेश्चन है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2p -2p -1 सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू थर्ड टर्म यानी कि 5p + 5 और माइनस सेकंड टर्म। मैंने यूज किया फॉर्मूला, उसके बाद देखते क्या बनता है। 5p है इधर और ये 2p आएगा, 7p बन गया, और इधर ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, 9, 10 - 1 9, 9 + 5 बनता है 14, p की वैल्यू 2 आ चुकी है, p की वैल्यू 2 आ चुकी है। इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन पुट करके देख लो, p की जगह वैल्यू पुट करके देख लो किसमें ये AP बन रहा है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, the first four terms of an AP whose first term is -2 and common difference is -2। बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म -2 है, उसके बाद फिर से -2 ऐड किया -4, फिर -2 ऐड किया -6, फिर -2 ऐड किया -8। ये सी ऑप्शन में करेक्ट हो रहा है, बहुत इजी है, डिफरेंस दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दी हुई है और फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी गई है, तो काफी इजी था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिया हुआ है कि ए बी द सीक्वेंस, अब ये नहीं दिया कि ये एपी है, बस एक सीक्वेंस है, ठीक है, गिवन बाय A1 यानी कि फर्स्ट टर्म उसकी 1 है, A2 यानी कि सेकंड टर्म उसकी 1 है, एंड AN यानी कि nth टर्म बताई हुई है, AN -1 + AN -2 के इक्वल है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, यानी कि A3 A4 A5 ये सारे इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, क्योंकि वो n क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया वहां पर। तो A4/A3 निकालना है, तो पहले A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकलेगा, n की जगह मैंने 3 रख दिया, ये देखो n की जगह 3 रखा, तो यहाँ क्या आएगा, A3 - 1 यानी कि A2 हो गया, प्लस A3 - 2, 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो A1 आ गया, तो A3 किसके इक्वल हो जाएगा, A2 + A1, A2 1 है और A1 भी 1 है, यानी कि A3 हो गया 2 के इक्वल। ओके, ऐसे ही मैं A4 निकाल सकता हूं, n की जगह 4 रखना है, तो A4 - 1 यानी कि A3
प्लस A3 4 माइनस 2 यानी कि A2। अब A3 2 है और A2 1 है, तो A4 आ गया 3 के इक्वल आ चुका है। ओके, A4 बाई A3 3/2, जो कि हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? इफ एन एपी हैज 8 एज फर्स्ट टर्म, 8 उसका फर्स्ट टर्म है, -5 एज कॉमन डिफरेंस, -5 कॉमन डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो ये बनेगा, -5 कर दिया 3 बन गया, फिर -5 किया तो माइनस का 2 बन गया, और इसी तरीके से चलता जाएगा। इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8 ए बी। ये तो 8 है, इसको इसने ए बोला है और इसको इसने बी बोला है, तो हमें ए प्लस बी निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए ये रहा, बी ये रहा, इनको प्लस करोगे 3 माइनस 2 1 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन एन एपी डी इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इक्वल टू 4, तो a किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया है। ओके, देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, nth टर्म 4 दी हुई है, a हमें फाइंड करना है, n 7 है, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6, और d -4 है, तो ये बना -24, जो कि इधर जाके ऐड हो जाएगा 28, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द 11th टर्म ऑफ एपी, बस सिंपल 11th टर्म पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए हमें देखो 11th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 10d, तो a हमें पता है -5 है, प्लस 10 इंटू डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से हम डी निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा? सेकेंड टर्म तो -5/2, ये प्लस का 5 बन गया, सोल्व करेंगे तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। 5/2 आप चेक करके देख सकते हैं एलसीएम, और इस तरीके से करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, वही हमें यहां पर पुट करना है, तो ये बना 25 माइनस 5 20, आंसर आ गया इसका। बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी। सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 11th टर्म क्या होगी, हमने बता दिया भाई बी, यानी कि 20 होगी 11th टर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द 21st टर्म ऑफ एपी whose फर्स्ट 2 टर्म्स आर, पहली 2 टर्म दी हुई है, यानी कि ए हमें पता चल गया यहीं से, और 2 टर्म दे दी तो डी भी बता दिया इसने। डी कितना है? 7। कैसे भाई? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये ऐड हो जाएगी, ये डी आ गया 7। 21st टर्म पूछिए, 21st टर्म होती है a प्लस 20d, a -3 है, और 20 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 -7, सॉरी 140 -3 137, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, वो 13 के इक्वल है। फिफ्थ टर्म इज 25, a प्लस 4d, ये 25 के इक्वल है। सेवेंथ टर्म क्या है? यानी कि a प्लस 6d निकालना है अपने को, क्या होगा? हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ऐसे, जब भी क्वेश्चंस आते हैं हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, उससे d की वैल्यू आएगी, और फिर d की वैल्यू पुट करने पर a आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये माइनस किया, तो ये आ गया d इक्वल टू 4, और d की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर देते हैं यहां पर, तो ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 9, तो a 9 है और d 4 है, तो 24 प्लस 9 33 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूछा क्या गया है?
विच टर्म ऑफ एपी इज 210, कौन सी टर्म 210 है? 210। देखो वैसे तो काफी इजी है भाई, 21 से शुरू हो रहा है और डिफरेंस भी 21 का ही है, तो 10वीं टर्म हो गई, साफ साफ पता चल गया। लेकिन हम निकाल देते हैं इसको, लेकिन निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे? nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ए क्या है, ए एन क्या है? nth टर्म मान ली मैंने 210 को, a प्लस एन माइनस वन, और डिफरेंस 21 का ही है, तो सबसे पहले 21 क्या होगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 21 अगर माइनस हो गया तो कितना बच जाता है? 10 तो ये माइनस हो गया, 11 189 बच जाता है, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 21। 21 अब डिवाइड में जाएगा तो ये 9 आ गया, एन माइनस वन 9 है, एन माइनस वन इधर जाके ऐड हो गया, एन की वैल्यू 10 आ गई। देखो डायरेक्ट भी पता चल रहा था इसका, तो भाई 21 की एक टाइप से टेबल ही तो है ये, 21 21 टू जा, 21 3 जा, ऐसे 21 10 जा, तो 10th टर्म हो गई 210। ऐसे भी आप पता लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस समझते हो आप, डी डी 5 के इक्वल है, तो ए 18 माइनस ए 13, देखो 18 से 13 कितनी टर्म पीछे गया, वो 5 टर्म पीछे चला गया, 5 टर्म पीछे चला गया, तो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 पंजे 25, 25 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ए 18 है यहाँ पर, मान लो, देखो ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा मैं। ए 18 है, और इधर मान लो 17th टर्म, इधर हो गई 16th टर्म, इधर हो गई 15th टर्म, इधर हो गई 14th टर्म, और इधर हो गई 13th टर्म। देखो 5 इसमें ऐड हुआ, 5 इसमें ऐड हुआ, 5 इसमें ऐड हुआ, 5 इसमें ऐड हुआ, और 5 इसमें ऐड हुआ। कितनी बार 5 ऐड हुआ है ये आप देख पा रहे हैं? ये आप देख पा रहे हैं कितनी बार? 5 बार, तो 5 पंजे 25, इनका डिफरेंस 25 का आ गया, सिंपल। जितनी टर्म है, जितनी टर्म का गैप है, 5 टर्म्स का गैप है, तो एक टर्म में 5 का गैप है, तो 5 में कितने का गैप हुआ? 5 5 जा 25, 25 का गैप हो गया। कॉमन सेंस से तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे। देखिए देखिए किस तरीके से निकालते हैं। ए 18 होता है ए प्लस 17 डी, और माइनस करना है ए 13 जो कि ए प्लस 12 डी होता है। ठीक है, अब देखो ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी, ए से ए कट गया, ये बचा 5 डी के इक्वल, डी की वैल्यू 5 है, तो क्या हुआ? 5 5 जा 25 आ गया डिफरेंस, 25। इस तरीके से हम डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। ये मैंने A18 माइनस A13 निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी? एपी का कॉमन डिफरेंस, वापस वही, अगर कॉमन सेंस वाली बात करूं तो देखो 4 टर्म का गैप है, 4 टर्म के गैप में 32 का डिफरेंस आ गया, तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक टर्म के बीच में 8 का डिफरेंस है, 8 8 का डिफरेंस है, तो डी 8 हो गया, डी 8 हो गया इसका। अच्छा, बाकी आप वैसे निकालना चाहते हैं तो देखो ए 18 होता है ए प्लस 17 डी, माइनस करना है ए 14 को, तो माइनस ए माइनस 13 डी, ये 32 के इक्वल है। भाई ए से ए कट हो गया, 17 में से 13 गए, 4d इज इक्वल टू 32 एंड d इज इक्वल टू 8। दैट्स ऑल। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। दोनों, दो एपी हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, और उनकी फर्स्ट टर्म एक एपी की -1 है और दूसरी एपी की -8 है। तो देखो एक एपी क्या बनी? -1, अगली टर्म -1 प्लस डी, अगली टर्म -1 प्लस 2d, अगली टर्म -1 प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, उसके बाद एंड दैट ऑफ अदर, दूसरे की फर्स्ट टर्म -8 है, तो फर्स्ट टर्म -8, और डिफरेंस सेम है तो ये डी रहेगा, डी, फिर -8 प्लस 2d, फिर -8 प्लस 3d,
अब क्या हो रहा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, फोर्थ टर्म में कितने का डिफरेंस है, जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही हर एक टर्म्स में डिफरेंस रहता है। कारण क्या है भाई, देखो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 -8 यानी कि 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, डी इधर ऐड हुआ तो इधर भी डी ऐड हुआ है, बैलेंस हो गया, यानी कि डिफरेंस निकालूंगा तो डी से डी कट हो जाएगा, वापस 7 आएगा। सेकंड में डिफरेंस निकालूंगा तो 2d से 2d कट हो गया, वापस 7 आ गया। इसमें डिफरेंस निकालूंगा तो 3d से 3d कट हो गया, ये वापस वही 7 आ गया। तो हर एक टर्म में, ये सिर्फ फोर्थ की ही बात नहीं है, अगर यहाँ ये भी आ जाए ना 100th टर्म में कितने का डिफरेंस है तो भी 7 का ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप फोर्थ टर्म यहीं से आप चेक भी कर सकते हैं, ये फोर्थ ही है। डिफरेंस निकालना है, 3d से 3d तो कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का, -1 और -8 के बीच में डिफरेंस 7 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, 7 times the seventh term of AP is equal to 11 times the 11th term, then 18th term will be। देखिए इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूं मैं। एक स्टेटमेंट, जब भी m टाइम्स हो रहा है किसी भी mth टर्म का, mth टर्म मतलब जोन सी टर्म है उतना ही उसका मल्टीप्लाई कर दिया, और वो इक्वल है n टाइम्स, n टाइम्स nth टर्म, nth टर्म। अगर ऐसा कभी भी ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दी हुई है और बाद में उसने पूछ लिया इन दोनों के सम, इन दोनों का जो सम बनता है m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म जब भी आपसे पूछ लिया तो वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म भाई a प्लस 6d, ये क्या कह रहा है, इसका 7 टाइम्स ले लिया, ठीक है। 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11th टर्म कितनी है भाई, a प्लस 10d, ये 11th टर्म है, इनटू कर दिया 11, ये इक्वल है, इक्वल है, इज इक्वल टू, ठीक है इक्वल है। फिर इसने क्या बोला भाई, 7 प्लस 11 को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो 18 बन रहा है, तो 18 ही पूछी है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन है प्रॉपर। 18th टर्म पूछी गई है। 18th टर्म क्या होती है भाई, 18th टर्म होती है a प्लस 17d, यही तो होती है, यही तो हमें निकालनी है कितनी है। चलिए चेक कर लेते हैं, देखो 7a, ठीक है लिख दिया, प्लस 7 6 जा 42d लिख दिया, इधर 11a, ठीक है, प्लस 110d, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये क्या बनेगा, इसको मैं इधर लाया तो 4a बन रहा है, और इसको भी इधर ही उठा लाओ, इसको भी इधर ही उठा लाओ, तो ये बन रहा है 68d, और इधर क्या बचा, 0 बच गया। अच्छा 4 कॉमन आ रहा है क्या, यहां से देखो जरा, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा a प्लस 17d, और 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन a प्लस 17d किसके इक्वल आ गया, 0 के। यही तो था, यही तो क्वेश्चन था। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव में आपको प्रूव करना पड़ेगा पूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0। सब्जेक्टिव में भी सेम क्वेश्चन आएगा, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा वहां। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से फोर्थ टर्म। देखो जब भी एंड से कोई टर्म हमें निकालनी हो, एपी को पलट दो, पूरा का पूरा पलट दो। अभी एपी क्या है, -11, फिर +3 हो रहा है, -8, फिर +3 हो रहा है, -5, ऐसे जाते जाते 49 तक जा रहा है। हम क्या करते हैं, पलट देते हैं भाई, पलट देंगे तो 49 सबसे पहले आ गया, अब +3 होने की बजाय -3 होगा, -3, 46, ऐसे जाते जाते लास्ट में, अब लास्ट -11 बन गई, मैंने एपी को पलट दिया, ठीक है। अब फोर्थ टर्म निकाल दो यहीं से, जो यहीं से फोर्थ टर्म होगी वो एक्चुअल में लास्ट से ही निकलेगी, क्योंकि एपी को पलट दिया मैंने। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी अब, a प्लस 3d, a है 49 प्लस 3 इंटू डी है -3, 40 के इक्वल आ गई, 40 के इक्वल, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखिए आप समझिए कि एक टर्म के बीच में गैप कितना है, 10 का, यानी कि एक टर्म आगे जाना है तो 10 नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, 31वीं टर्म से ये 130 आगे चला गया। भाई एक टर्म आगे, एक टर्म आगे जाना है तो 10 नंबर बढ़ना चाहिए। तो 130 आगे जाने पर कितनी टर्म आगे चला गया वो, 130 आगे जाने पर, देखो मैंने ये काटा और 13 टर्म अगर वो आगे जाएगा तो इसका मतलब 130 नंबर बढ़ गया, क्योंकि एक टर्म आगे जाने पर 10 नंबर बढ़ता है, तो 13 टर्म आगे जाने पर 130 नंबर बढ़ेगा। इससे 13 टर्म आगे पहुंचा दो, यानी कि 44th टर्म खत्म। 44th टर्म ही 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मेथड है ये बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको इसको पूरे डिटेल में करना है तो आपको ये करना होगा 30 कौन सी टर्म, लेट nth टर्म इसकी 31st टर्म से कितनी ज्यादा है, 130। इस कंडीशन को रख के आपको n निकालना है, 44 आ जाएगा। चलिए निकाल के भी दिखा देता हूं मैं आपको। a 5 हो गया प्लस n-1 इंटू डी 10 हो गया, इक्वल टू इधर a 5 है प्लस 30 इंटू डी हो गया 10, और इधर है प्लस 130। देखो 5 से 5 तो कट हो जाता है, इधर बचा 10n और माइनस 10 इक्वल टू 300 330 430 300 430 430, और ये भी इधर ले आओ 440 हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 440 बाई 10 44। तो ये भी एक आपके पास तरीका है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज, नंबर कितना, कितने नंबर हैं, n निकालना है। n निकाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और सीबीएसई 2022 सॉरी 2020 स्टैंडर्ड का भी ये पेपर है, क्वेश्चन है। तो इसमें n निकालना है, तो nth टर्म 185 को मान लो nth टर्म, तो ठीक है, nth टर्म होती है a प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 4 है। ये माइनस किया तो क्या बना, 180 n-1, और ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, 45 हो गया। 45 हो गया तो ये -1 ऐड हो जाएगा, 46, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द सम ऑफ एपी, द सम ऑफ एपी सीक्वेंस अप टू 12 टर्म्स, सम निकालना है। सम के देखो दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, दोनों एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पहला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का। दूसरा, अगर हमें लास्ट टर्म या nth टर्म पता है तब हम यूज करते हैं n/2 इंटू a प्लस nth टर्म, या nth टर्म यानी कि लास्ट वाली टर्म, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस एल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों एक है और ये भी है। तो ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। 12 टर्म्स का, यानी कि n की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, a मुझे पता है -37 है, और d कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता है +4 है, प्लस का 4 है, ध्यान रखना, d में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, Sn निकाल देते हैं, यानी कि S12 निकाल देते हैं, S12 निकाल देते हैं। तो ये होगा 12/2 इंटू 2a, यानी कि -37 का डबल -74, प्लस n-1, n है 12, तो 12 में से माइनस किया 11 इंटू डी है 4। ठीक है, तो 44 -74, ये बन गया 30, और 30 से 2 अगर कट करते हो तो 15 बनेगा। 12 इंटू 15 180 होता है, 180, और वो भी ये माइनस 30 था ना, तो माइनस साइन तो आएगा भाई।
माइनस साइन कहीं नहीं जाएगा, माइनस साइन तो इसके साथ आना ही है। -180 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, -180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, पहली 16 टर्म्स का सम निकालना है, तो वही करना है, n/2 इंटू 2a यानी कि 20 प्लस n-1, 16 में से -1 किया 15 इंटू डी, क्या है -4 है यहाँ पर डी, तो -4 कर दिया, तो ये तो बन गया 8। 8 इंटू -60 प्लस 20 -40, 8 इंटू -40 -320 इसका सम आ चुका है, दैट इज ए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -5, यानी कि ए -5 है, कॉमन डिफरेंस D2 है, सम निकालना है फर्स्ट 6 टर्म्स का, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। S6 निकालना है तो n/2 इंटू 2a यानी कि a का डबल -10, n-1 यानी कि 6 -1 5 इंटू d यानी कि 2, भाई ये तो 0 बन गया, तो 0 इंटू 3, 0 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन एन एपी ए 1 के इक्वल है, फर्स्ट टर्म 1 हो गई, ठीक है, nth टर्म 20 हो गई, और सम ऑफ n टर्म्स 399 है। n की वैल्यू निकालो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an यानी कि 21। तो भाई 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 21 कहाँ जाएगा डिवाइड में, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21। सोल्व करो जरा, 21 1 जा 21, 21 9 जा 189, 19 2 जा 38, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। काफी इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि 3 6 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, इनका सम निकालना है। देखो नंबर छोटे से हैं, या तो बिना फॉर्मूला यूज किए डायरेक्ट भी निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो गया देखो 27, और ये हो गया 36, 36 प्लस 9 45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप एपी का अगर फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन यहाँ पर 5 है तो 5/2 इंटू ए प्लस एल लगा दो, डायरेक्ट ए प्लस एल लगा दो, या 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। यहां से भी 45 आएगा, और 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाओगे वहां से भी 45 ही आएगा इसका सम। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब आ गए हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। केस बेस्ड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में केस दे दिया, जैसे कि इसमें इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में 43 रोज प्लांट्स हैं, 41 इन द सेकेंड, 39 इन थर्ड एंड सो ऑन, यानी कि ये कुछ एपी बना रहा है 43 41 39 कुछ इस टाइप की, यानी कि ए हमें क्लियरली पता चल चुका है और डी भी हमें क्लियरली पता चल चुका है, D-2 है। इफ देर आर 11 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो, लास्ट वाली रो में 11 रोज प्लांट्स हैं, देन नंबर ऑफ, ये रोज आएगा, नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, लास्ट वाली रो में 11 प्लांट्स हैं, तो टोटल कितनी रो है ये पूछ रहा है, यानी कि लास्ट वाली टर्म इसने 11 दे दी। अब n यानी कि रो की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे भाई, nth टर्म मान लेते हैं इसको, nth टर्म इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी, डी एम माइनस का 2, तो भाई 43 इधर पहले जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 32 बन गया, माइनस का 32 बन गया, और ये माइनस का
2 इधर जाके डिवाइड भी होगा, माइनस का 2 डिवाइड हुआ तो 16 बन गया पॉजिटिव का, एंड -1 16 है तो -1 ऐड होके 17 बन गया, यानी कि 17 रोज टोटल रिक्वायर्ड है अगर लास्ट रो में 11 प्लांट्स लगाने हैं तो ठीक है, काफी इजी था ये भी। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, डिफरेंस ऑफ रोज प्लांट इन 7th रो एंड 13th रो। बहुत ज्यादा इजी है भाई, 7th रो और 13th रो, 6 रोज का गैप आ गया, एक दो रो के बीच में 2 का गैप है तो 6 में हो गया 12 का गैप। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप कि भाई 7th रो और 13th रो में जो रोज प्लांट्स हैं उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। 13th रो में कितने आएंगे, ए प्लस 13th रो यानी कि 12D, इतने रोज प्लांट्स आएंगे। ओके, अब मैं माइनस कर देता हूं जितने 7th रो में आएंगे, यानी कि ए प्लस 6D। देखो डिफरेंस है, पॉजिटिव में लेते हैं हम डिफरेंस, तो ए से ए तो कट हो गया, 12D माइनस 6D यानी कि 6D बच गया, और D की वैल्यू -2 है, -2। लेकिन मुझे पता है हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं डिफरेंस को, तो 6 2 जा 12 ही इसका आंसर हम लिखेंगे, ना कि -12। डिफरेंस हम हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। ओके, तो 12 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, if there are x rose plants in 15th रो है ये, 15th रो, then x is equal to, x रोज प्लांट्स है 15th रो में, तो x की वैल्यू यानी कि 15th टर्म निकाल दो, 15th टर्म। अच्छा 15th टर्म कैसे निकलेगी भाई, 15th टर्म निकलती है a प्लस 14D से, a 43 है प्लस 14 इंटू डी -2 है, तो 43 माइनस 28 कितना बना, 15 बन गया, 15 बन गया, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, द रोज प्लांट्स इन 6th रो, 6th रो यानी कि a प्लस 5D निकालना है, a 43 प्लस 5 इंटू -2 33 करेक्ट ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट कैलकुलेशन बहुत इजी है, -10 करना है खाली 43 में से, 33 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन 5th एंड 8th रो, टोटल बताना है, यानी कि 5th वाले का a प्लस 4D और प्लस करना है 8th रो यानी कि a प्लस 7D। भाई a और a मिलके बना 2a, और 7 और 4 बना 11D, तो a की वैल्यू क्या है 43, 43 2 जा 86 प्लस 11 इंटू -2 यानी कि 22 माइनस कर देंगे तो 64 बनेगा, 64 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसके पांचों पार्ट पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा 27 के बाद 29 आ गया, शायद एक क्वेश्चन मिस हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको। क्या है, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by fixed number every year. It produced 16,000 set in 6th year and 22600 in 9th year. ये क्या कह रहा है कि भाई टीवी की जो मैन्युफैक्चरिंग है हर साल एक फिक्स नंबर से बढ़ जाती है, यानी कि एपी में है वो, और 6th ईयर में उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतने होती है और 9th ईयर में इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि एक टाइप से हमें 6th टर्म दे दी गई है एपी की और दे दी गई है 9th टर्म एपी की। अच्छा अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देखो हमें क्वेश्चन में दिया था कि भाई 9th ईयर में 22600 टीवी प्रोड्यूस करते हैं और 6th ईयर में 16,000 टीवी प्रोड्यूस करते हैं। हम यहीं से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो वैसे तो कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं,
कॉमन सेंस से। कैसे भाई, 3 टर्म्स का गैप है और इधर गैप कितना बन रहा है, 6600 का गैप बन रहा है। ये 3 टर्म्स का है, बाय में 3 कर दिया तो 2200 का गैप हो गया हर 2 टर्म्स में, 2200 का, 2200 का, यानी कि डी आ गया ये 2200। बाकी आप इसी तरीके से निकालें, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। नाइन्थ टर्म होती है a+8d, वो आपने लिखा 22600। ओके, सिक्स्थ टर्म होती है a+5d, वो है 16,000। माइनस कर दो, माइनस 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 ये कट हो गया, इधर बचा 3d इक्वल टू, ये बन गया 6600, और d की वैल्यू फाइनली निकल जाती है 2200। अच्छा, d निकल गया, अब d पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। लेट से हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, a+5d, भाई एक 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो गया, इक्वल टू 16,000 है। तो मुझे नहीं लगता a 5000 लिखने में आपको कोई अब प्रॉब्लम होने वाली है। ए 5000 हो गया और डी हो गया 2200 के इक्वल। तो इस तरीके से हम ए निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई ए निकालना था। नेक्स्ट हम इसी का पार्ट देख लेते हैं, क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, 8वें साल में, 8वें साल में प्रोडक्शन। ओके, a+7d करना है, सिंपल। ए क्या है, 5000 +7 इंटू 2200, तो ए 5000 प्लस 7 टू जा, ये बनेगा 15400, और फाइनली ये बनेगा 20400। ऐसा कुछ ऑप्शन है कि यस, बी ऑप्शन में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो 9th ईयर का आपको दिया हुआ है, 9th ईयर का कितना दिया हुआ है, 22600। भाई 8th में पूछा है तो 2200 कम भी कर सकते हो आप, भाई डिफरेंस 2200 का चल रहा है ना, हर साल 2200 बढ़ रहे हैं, तो 8वें साल में 9वें साल से 2200 कम होगा। यहीं से आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई। देखो फर्स्ट ईयर में तो हमें पता है 5000 है, उसके बाद 7200, 2200 ऐड कर दिया मैंने, फिर से 2200 ऐड कर देता हूं तो 9400। अब देख लो, यूनिट डिजिट से मैच कर लो, यहाँ 6 आ रहा है, 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐड किया है बस मैंने तीनों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं, नेक्स्ट पार्ट, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29200, किस साल में ये प्रोडक्शन हो जाएगी, यानी कि nth टर्म दे दी गई है हमें, nth टर्म दे दी, n निकालना है। तो चलिए देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं और निकालते हैं इसको। देखिए nth टर्म 29200, वो होगा a +n-1 इंटू डी, जो कि 2200 है। तो मैंने क्या किया, 5000 इधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो ये बना 24200 इक्वल टू n-1, और 2200 जो मल्टीप्लाई में था वो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैं देख रहा हूं ये 11 आ गया, लेकिन -1 इधर है, वो जाकर +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी कि 12th ईयर में प्रोडक्शन 29200 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। भाई 3 साल का गैप है, एक साल में 2200 प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो 3 साल में 6600 प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगी क्या। डिफरेंस सीधा सीधा हम बता सकते हैं, डिफरेंस सीधा सीधा, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7th ईयर यानी कि a+6d, 4th ईयर यानी कि a+3d, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, तो देखो a से a कट हो गया, 6d माइनस 3d बचेगा, और d की वैल्यू 2200 है, तो 3 इंटू 2200 यानी कि 6600, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है? योर फ्रेंड वीर वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस। ठीक है भाई, 200 मीटर रेस में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। वो उस डिस्टेंस को 51 सेकेंड्स में कवर कर लेता है अभी इसी टाइम पर। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। 2 सेकेंड कम लगेंगे उसे, यानी कि अगले जैसे एक पहले दिन 51 सेकेंड लग रहे हैं, तो दूसरे दिन उसे लगेंगे 49 सेकेंड, फिर उसे लगेंगे 47 सेकेंड। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे करते करते एक दिन जीरो भी पहुंच जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? शी वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स। 31 सेकंड में वो उसे करना चाहता है। तो आप अब क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। वो तो मैंने बता ही दिया था, 51 49 47 वो तो हो ही गया। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। वो कितना गोल अचीव करना चाहता है? 31 सेकंड था शायद, 51 सेकंड तो अभी कर लेता है, वो उसे 31 सेकंड पर लाना चाहता है अपने टाइम को। तो 31 सेकंड, 31 को nth टर्म मान लेंगे और a हो जाएगा 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस इसमें -2 का है। ये मैं इधर ले गया तो -20, n माइनस 1 -2 डिवाइड हो गया तो ये 10 हो गया, और -1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 11th डे की प्रैक्टिस में, 11 डेज की प्रैक्टिस में उसका गोल अचीव हो जाएगा जो 31 सेकंड का है वो। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन। कौन सी टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी? एपी हम देख लेते हैं एक बार। 51 49 47 45। देखो, अगर आप एपी को ध्यान से देखोगे, ओनली ओड टर्म्स ही है इसमें, एक भी इवन टर्म्स नहीं आ रही है। इसका मतलब कौन सी टर्म है जो एपी में नहीं होगी? 30 नहीं हो सकती, 41 होगी, 37 भी होगी, 39 भी होगी, लेकिन 30 नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये सिर्फ ओड टर्म्स आ रही है इसमें। ओके, नेक्स्ट टर्म देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। nth टर्म ऑफ एपी इज दिस, देन कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया था n का कोफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस हो जाता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। जब भी nth टर्म दे रखी हो, कॉमन डिफरेंस पूछा हो, n का कोफिशिएंट देख लो, जो n का कोफिशिएंट है वही उसका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। 2 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो और इक्वल रख दो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं देखता हूं, इधर तो -x + 10 बचा और इधर 2x - 8 बचा है। मैं इसको इधर लेके आता हूं, 3x = 18 और x = 6 आ गया। x की वैल्यू निकाल दी है मैंने, जो कि 6 के इक्वल होगी। ये भी काफी इजी था और शायद रिपीटेड है ये। एक बार पहले भी मैंने इसी वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में। ओके, 31st देखते हैं हम क्या बोला गया है। 31st में, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय ए कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम बैंक फॉर हिज कार। ठीक है, ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। वो क्या कर रहा है? 1,18,000 उसे पे करने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है। पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की है, 1,000 रुपए। फिर वो क्या करता है? इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज एवरी मंथ। हर महीने 100 रुपए अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा देता है, यानी कि अगले महीने वो 1,100 रुपए भरेगा, अगले महीने वो 1,200 रुपए भरेगा। इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, यानी कि A + 29D पूछा जा रहा है हमसे।
ए क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि कितनी दी गई है, फर्स्ट टर्म इसमें 1000 दी गई है, प्लस 29 इंटू डी 100 के इक्वल है, डी 100 के इक्वल है, तो 1000 और ये 2900 3900 बन गया, 3900, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30th इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स, 30 इंस्टॉलमेंट्स में अभी तक उसने कितनी अमाउंट पे कर दी, यानी कि सभी का सम निकालना है अपने को। कैसे निकलेगा भाई, S30 चाहिए तो n बाई 2 इंटू 2a, a 1000 है तो 2a हो गया 2000, प्लस n-1 यानी कि 29 इंटू डी, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 100 रुपीज का। तो ये क्या बना, 30/2 यानी कि 15 हो गया है, तो ये 15 लिख लेता हूँ, इंटू 2000 प्लस 2900 यानी कि 4900 हो गया। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 00 15 9 जा 135, 13 कैरी हुआ, देन 13 में ऐड करेंगे 73 बन गया ये, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है, 60 प्लस 13 73500, ये दिख रहा है कि ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितनी अमाउंट पे करनी है। देखो टोटल थे 1,18,000 रुपए, उसमें अभी 30th तक में कितने कर दिए, 73,500 रुपए उसने पे कर दिए हैं। माइनस करके देखते कितना बनता है, 005 आएगा इधर, सॉरी 005 और 5 4 आएगा, और 44500 रुपीज अभी भी उसके बचते हैं जो पे करने हैं उसको, ये पे नहीं किए हैं, ये बचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, if the total installments are 40, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है, देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, 40th टर्म निकालनी है, a प्लस 39d, a 1000 है, प्लस 39 इंटू 100 है, तो 3900 प्लस 1000 4900 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लास्ट में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज की थी, लास्ट इंस्टॉलमेंट 4900 की थी, रेशियो पूछ रहा है 10:9, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 10:49, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है अरिहंत बुक का पार्ट 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, पार्ट 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगा जिसमें हम करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।